हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का वायरल पेपर लेके आए हैं जो कि 9 फरवरी 2026 को होने वाला है। इसमें बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख कर जाएं ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था बच्चों दर्पण से है। इसमें लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी तथा सीधा। इसको ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी से आते हैं क्वेश्चन में दूसरा में। क्वेश्चन में दूसरा में पूछा गया है गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारक। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बातें हैं जल्दी से तीसरा में। तीसरा में दिया हुआ है बच्चों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी जाती है तब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो इसका सही होगा आई बड़ा आर। ध्यान रखिएगा, खुला के तरफ बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा? आई बड़ा आर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बच्चों आंख के रंगीन भाग को कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को कहते हैं आइरिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में परितारिका। ध्यान रखना है, आंख के रंगीन भाग को कहा जाता है आइरिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है परितारिका। चलिए बच्चों बातें हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट 5वां नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन 5वां नंबर में पूछा गया है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे जरूर, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु बोलेगा तो हम लोग बोल देंगे अनंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6ठा नंबर में। नेक्स्ट 6ठा नंबर में पूछा गया है बच्चों प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म के द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो इसमें देखिए तो बैंजानी हपीनारा करके याद किए थे ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। ध्यान रखना है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, विचलन अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 7वां में। क्वेश्चन में 7वां में पूछा गया बच्चों ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम किसका एसआई मात्रक है? तो आप लोग पढ़े होंगे ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ध्यान रखना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। कूलम होता है आवेश का एसआई मात्रक। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ओम। ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ओम एसआई मात्रक है प्रतिरोध का। चलिए बच्चों बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया था एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट आते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 9वां नंबर में पूछा गया है निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? किसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं? क्रम 2 होता है, एक समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 10वां नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10वां में पूछा गया है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान होता है। ध्यान रखना है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है बच्चों समीकरण CaCO3 टूटा है तो CaO प्लस CO2 बनाया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए तो एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनाया है, इसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है
क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे ना, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। ध्यान रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन 13 में पूछा गया है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर में। क्वेश्चन में 14 में पूछा गया है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल कौन करता है? तो नीला को लाल करता है अम्ल। ध्यान रहेगा ना, अम्ल। तो देखिए तो ऑप्शन में अम्ल दिया हुआ है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नीला को लाल करता है अम्ल, और पूछेगा कभी भी कि लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला करता है क्षार। याद रहेगा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगर वही बोलेगा आपसे कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। और CaOCl2 किसका है? तो यह है ब्लीचिंग पाउडर का। याद रहेगा ना, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। लेकिन हमसे पूछा था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देख लेते हैं 17 नंबर में। क्वेश्चन में 17 में पूछा गया है निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी, लेकिन इसमें चांदी का ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu, मतलब कॉपर। चांदी है, फिर सोना है, फिर कॉपर है, तो चांदी तो है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर, Cu। ध्यान रखना है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो Cu, कॉपर। अब आइए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल बंधन। याद रहेगा ना, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं तो एकल आबंध होता है। अब आइए जल्दी सा देख लेते हैं 19 नंबर, फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि देर ना हो। 19 नंबर में पूछा गया है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का होता है CnH2n। ध्यान रहेगा ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगर बोलेगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर बोलेगा एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। लेकिन हमसे पूछा है एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। आइए बातें हैं जल्दी सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है बच्चों CHO प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं? CHO प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले घंटी को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से मैथ का वायरल पेपर भी आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 21 में। क्वेश्चन में 21 में पूछा गया है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम होता है? श्वसन होता है, पोषण होता है, जनन होता है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्न में से किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई है? निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बच्चों आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई। आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई। चावल के पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या था? स्टार्च होता है। चावल के पानी में स्टार्च होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों जल्दी से आप देख लेते हैं 24 नंबर।
24 नंबर में पूछा गया बच्चों, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, एड्रिनल नहीं, साइटोकाइनिन। ये सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.5 kg। ध्यान रहेगा, मनुष्य के दिमाग का औसत भार कितना होता है? तो 1.5 kg। आइए बच्चों जल्दी से 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। संतुलन का नियंत्रण किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ध्यान रखना है, शरीर में संतुलन किसके द्वारा होता है? तो अनुमस्तिष्क के द्वारा, अनुमस्तिष्क, ध्यान रखना है। चलिए बच्चों 4 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु वायरस। विषाणु मतलब वायरस, याद रहेगा ना, विषाणु वायरस से एड्स होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, वायरस संचारित रोग है, वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है? तो इसमें लिखा हुआ है सर्विक्स कार्सिनोमा होता है, हर्पिक्स होता है, एड्स होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और एक बात बता दो बच्चों, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, ऑप्शन में इनमें से सभी दिया हो तो उसको जरूर टिक कराएं, 100% उसका आंसर वही हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव ही है, मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं टोटल कितनी होती है, तो टोटल 23 जोड़ी होती है, लेकिन अलिंग गुणसूत्र होगा तो 22 जोड़ी। याद रहेगा ना, अलिंग गुणसूत्र होता है 22 जोड़ी और पूरा गुणसूत्र होता है 23 जोड़ी, और संख्या में हो जाएगा तो 46। लेकिन अलिंग गुणसूत्र पूछा है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर, तो इसका हो जाएगा 22 जोड़ी। ध्यान रखना है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं जल्दी सा। 30वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो होता है शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट कर लिए। चलिए जल्दी से सब्जेक्टिव का कम से कम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में बच्चों आप लोग को पता होगा 31 से लेकर 38 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 2 नंबर का दिया हुआ है। इसमें टोटल आप लोग को 8 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से केवल 6 बनाना होगा। तो चलिए जल्दी सा प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया बच्चों, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि अवतल दर्पण में इसको बोला जाता है P बराबर दूरी में होता है F बराबर दूरी में होता है C, और बोला है वक्रता के मतलब C पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कि C पर रहता है तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है। कहां पर? C पर। कैसे जाएगा? तो सीधा जाएगा, F से पार हो जाएगा, और एक वो F से जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, मतलब कहां पर बनेगा? तो C पर ही बनेगा। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में पूछा गया था, इसका आंसर भी कुछ कुछ लिख दिए हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आप लोग पढ़े होंगे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार से पूछा गया, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर का है। 2 नंबर का टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें केवल हम लोग को बनाना है 6 प्रश्न बनाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? जब हम आप लोग पढ़े होंगे इसका आंसर ना, जब किसी तार से निर्धारित कैपेसिटी से ज्यादा विद्युत धारा तार से पार की जाती है तो वह गर्म होकर पिघल जाता है, इसे बोला जाता है अतिभारण। तो आप लोग एक बार इसका आंसर जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों 35 नंबर में। 35 नंबर में पूछा गया है, प्लास्टर और पेरिस के 2 उपयोग। प्लास्टर और पेरिस का 2 उपयोग लिखना है। तो आप लोग पढ़े होंगे ना, प्लास्टर और पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में या प्लास्टर करने में, और मूर्ति, खिलौने, सजावट के सामान बनाने में। आप लोग पढ़े होंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर पढ़े होंगे ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों को प्रदर्शित करते हैं। अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों को प्रदर्शित करेगा तो उसे बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। बस इस तरह बना के लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं जल्दी से 37 नंबर में। 37 नंबर में पूछा गया बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन
के कोई 2 कार्य लिखें। ऑक्सीजन का कोई 2 कार्य पूछा है और ये भी 2 नंबर का, तो इसको भी बुक से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है हमारी गतिविधि पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। हमारी गतिविधि जो है वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि 2 नंबर का है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर वाले प्रश्न, जो कि 39 से लेकर 46 तक दिया हुआ है। सेम 2 नंबर के जैसा बच्चों 3 नंबर वाला में भी टोटल 8 प्रश्न रहेंगे। उसमें से आप लोग को केवल सॉल्व करना है 6 प्रश्न को। कोई भी 6 आसान रहेगा उसको सेलेक्ट करके बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। आप लोग को पता होगा ना, एग्जाम दिए होंगे तो 3 नंबर वाले प्रश्न में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से एक न्यूमेरिकल दिया रहता है। इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज। मैंने अपने वीडियो में इसे डाल रखा है, एक बार उसे अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा जल्दी सा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन 14 कितना आसान प्रश्न पूछा है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर बोला है। 3 पॉइंट है ना बच्चों, तो 2 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ दिखता है और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ दिखता है। और इसमें क्या होता है, तो निकट में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता है और दीर्घ में हो जाएगा, इसमें निकट का वस्तु साफ नहीं दिखता है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। हो गया 3 अंतर। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जल्दी सा 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर कितना आसान क्वेश्चन है। ये संतुलित करने के लिए दिया हुआ है। टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तीनों का संतुलित करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें संतुलित करने जानते होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है अम्ल क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। सभी अम्ल में क्या समानता होती है। सभी अम्ल में यह समानता होती है कि उसे जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मिलता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग पढ़े होंगे ना कि इमली को खाने से हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, मतलब टटर, तो इमली में टाटरिक अम्ल पाया जाता है। याद हो गया ना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, समझाइए। तो इसको भी आंसर पढ़ लेना एक बार बुक से। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर पूछा है, तो ऐसे ही हम इसको बता दे रहे हैं। द्विखंडन में एक कोशिकाएं 2 अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होती है और बहुखंडन में एक कोशिकाएं बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। और द्विखंडन सामान्य परिस्थिति में होता है, बहुखंडन विषम परिस्थिति में होता है। और द्विखंडन में अमीबा इसके उदाहरण है और बहुखंडन में क्या बोल देंगे, तो बहुखंडन में हो जाएगा मलेरिया परजीवी इसके उदाहरण है। इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है बच्चों रजोस्राव चक्र क्या है। गर्भावस्था में रजोस्राव चक्र को क्यों नहीं होता है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, आंसर 3 नंबर का पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया बच्चों पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इनमें विभिन्न पोषी स्तर बनाएं। तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे हमारा पर्यावरण में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं। इस तरह से बच्चों टोटल हम लोग 3 नंबर वाला कंप्लीट कर लिए हैं। 5 नंबर वाला हम लोग नहीं बना पाए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा।